अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, हमारे साथ साबिक आईजी पुलिस मक्का और दानिशवार साहिदुल रई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे आज 18वीं तरमीम के हवाले से बात करते हैं जो आज मुल्क भर में इस हवाले से गर्मा गर्म बहस भी चल रही है। तो आए चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम रई साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइस साहब, आज हम आपसे 8वीं तरमीम के हवाले से बात करेंगे कि 8वीं तरमीम आजकल इसकी बड़ी पूरे मुल्क में गर्मा गर्म बहस चल रही है। सियासी जमातों, अपोजिशन जमातों और हुक्मरान जमातों का आपस में कोई इफ़ाम और तफहीम नहीं हो पा रहा। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा इनका इफ़ाम तफहीम हो पाएगा, या कोई इस आईनी तब्दीली से 18वीं जो आईनी तरमीम है इसकी अमेंडमेंट से कोई तब्दीली हो सकती है? क्या समझते हैं आप? ये बहुत अहम सवाल है, आपका शुक्रिया। मैं बेसिकली तो पुलिस ऑफिसर हूँ। जब हम POW हो गए थे तो मैं 74 में हम लाहौर एकेडमी में हमने ट्रेनिंग ली थी। वहाँ में लॉ पढ़ाने के लिए खालिद रांझा साहब और एतजाज हसन साहब आते थे। ये हमारे उस्ताद रहे हैं। आजकल तो नेचुरली इनकी बहुत ऊंची है, लेकिन हमने जो कुछ सीखा है इनसे सीखा था कानून। और बाद में नेचुरली हमने प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया। आइन और कानून हमें अप्लाई करना पड़ता है, और उसके अंदर जो दूसरे कानून होते हैं उनको भी अप्लाई करना पड़ता है। उस तजर्बे से मैं कुछ बातें करूंगा जो मेरे नोटिस में आई हैं, और सियासी पार्टियों का किरदार क्या है और 18वीं तरमीम में अब क्या होना चाहिए या नहीं हुआ है। मेरा बेसिक झगड़ा जो होता है ना, मेरा जो 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 सोच का मरकज है वो करारदाद मकासद है। वो आईनी करारदाद थी। उसमें लिखा हुआ है ये आईनी करारदाद रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, किसी पार्टी का नाम नहीं है। रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान वो क्या, ये लोगों की को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, उन्होंने कहा। और वो फिर उन्होंने इख्तियार दिया कि अगला बनाना है, ठीक है, और कुछ असूल भी मुतय्यन कर दिए। हमने वो तमाम असूलों से इनहराफ करके एक नया आइन बना लिया 1973 का, या जो भी बाकी बनाए। अब उसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। आइन में तरमीम होती रहती हैं, 2/3 मेजॉरिटी से दुनिया में हर जगह हो जाती हैं, उसमें हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन हमने देखना है कि वो आइन की तरमीम वो आइन के रूह के मुताबिक है कि नहीं है। मसला यहाँ आता है, जो मुझे जो वो हो रहा है। ये तो हमने करारदाद मकासद को अप्लाई टोटली में नहीं किया। मैं इस्लामी असूलों को साथ इसलिए बयान करता हूँ ताकि हमारे जहनों में आए कि हमने करना क्या था और हम जा किधर रहे हैं। इस करारदाद में लिखा है, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated in Islam shall be fully observed. जमहूरियत और जो प्रिंसिपल फ्रीडम इक्वालिटी है टॉलरेंस वो फुल्ली ऑब्जर्व होंगे। सही। प्रॉब्लम है ये जुमला टूटा फूटा नहीं है, जुमला टोटलिटी में है। अगर आप जमहूरियत नाफिज करते हैं तो फिर आपको इक्वालिटी भी साथ नाफिज करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने जमहूरियत नाफिज कर दी है जी, मजे ले रहे हैं और इक्वालिटी नाफिज नहीं की। देखिए इसमें आगे जाके फंडामेंटल राइट्स में एक लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये फंडामेंटल राइट्स में भी आगे इसके क्लॉज है। जी बिल्कुल। क्या हम वो दे रहे हैं पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिया और यहाँ पर भी मेंशन है। एक चीज हम नाफिज कर लेते हैं, दूसरी नहीं करते। मैं इसको इस तरह समझाया करता हूँ, मैं थोड़ा सा कुरान का स्टूडेंट बन गया था। सूरह बय्यना में है, वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वनफ़ा युकीमुस सलाता व युतुज़ ज़कात ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। अल्लाह के हुक्मों को नाफिज करना, अकामत सलात और ज़कात नाफिज करना,
ये दीन क़य्यम है, इनमें से एक टुकड़ा आप नाफिज कर दें, बाकी दो ना करें, तो वो तो बात नहीं बनती। ये जुमला मुकम्मल तीनों से होता है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जुमला जो भी आता है वो टोटलिटी के नफाज से होगा कि आप कह रहे हैं मैं जमहूरियत हो गई है, वोट ले लिए और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस दिया ही नहीं, वो पहले दिन से देना होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप एक हल्फुल फजूल का वाकया मक्का में होता है, जुल्म हो रहा था बच्चों के साथ। वो कुछ जो बड़े बड़े अशराफिया थे, सो कॉल्ड मक्का के कुरैश, दूसरों को कर्जा लेकर नहीं देते थे और बहुत सारे शरारत। तो वो कुछ अच्छे लोगों ने बैठकर हल्फे फजूल बनाई। उसके अल्फाज है, माँ बल्ला बहर समुंदर पीपी को पानी देता रहेगा, हम जुल्म के खिलाफ यके वहाद होंगे, हम जुल्म को नहीं चलने देंगे। और आप लिखा था साहब फिमाश, और हमारी मईशत में बराबरी होगी। ये बड़ा छोटा सा जुमला नहीं है। जुल्म तब खत्म होता है जब मईशत में बराबरी होती है। आप इकोनॉमिक जस्टिस दे नहीं रहे और पॉलिटिकल जस्टिस मांग रहे हैं। यानी रसूल पाक की नबूवत से पहले आप उसमें शरीक थे और आपने नबूवत के बाद मक्का में, मदीना में कहा मुझे हल्फे फजूल पर, मैं उस अहद में था, अब भी कोई बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगा। अब आ जाए मक्का में, मदीना में जब अखुवत का मायदा कायम होता है, उसके 3 असूल हैं। हम हक पर कायम रखें, हमारे अंदर मवासात होगी, वो इकोनॉमिक सोशल जस्टिस आपने दिया है, कारोबार में सारे बराबर इक्वालिटी शरीक हो गए हैं महाजर। तो जब तक आप ये राइट्स नहीं देते और कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत? मैंने 2 मिसालें आपको दे दी हैं और करारदाद मकासद में लिखा हुआ है, ये इकट्ठी करनी पड़ेगी। आप जमहूरियत लेके बादशाह बन के बैठ जाएं और लोगों को राइट्स ही नहीं दिए, इकोनॉमिक सोशल जस्टिस वो देना पड़ेगा पहले दिन से। खुतबा हज्जतुल विदा में है कि अपने गुलाम को वही खाना खिलाना पड़ेगा, वही कपड़े देने पड़ेगा तुम पहनते हो। गुलाम की बात हो रही, मजदूर की बात नहीं हो रही। हम कहाँ फिर रहे हैं? 70 साल से मारे खा रहे हैं और ये जनाब अली दौलतें कमा के बाहर मोहल्लात बना ले और गरीब जो है मरता रहे। ये आपको पहले दिन से ये देना पड़ेगा, इक्वालिटी रोजी में तासफिल माश। रसूल पाक ये करारदाद मकासद में लिखा हुआ है, ये इकट्ठी नाफिज होगी। ये जमहूरियत नाफिज हो गई है, बाकी चीजें नहीं नाफिज हुई। ये कोई बात, ये कोई अमल नहीं हो रहा है इसके ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन भी इस पर सही अमल हुआ है, ये पहले दिन से ये चीजें नाफिज होंगी। लोग रोटी के पीछे भागते नहीं फिरेंगे, ये नाफिज हो जाएगी। वो औलिया मकबूल ने कितनी दफा कहा क्लस्टर बना लो। ये जो चलो अभी जो मुसीबत आई है कोरोना की, अपने अपने इलाके में लोग मोहल्ले में, शहर के किसी टुकड़े में मिलके, सारे मिलके जिम्मेदारी लेना, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। ये क्लस्टर में मैंने ध्यान किया था, अर्थ के हदीस में मौजूद है कि ये आपको बनाना, आपको माल और दौलत में शरीक होना पड़ेगा। ये तो मुसीबत का वक्त है। अगर वो आपस में हम सब मिलके इज्तिमाई जिम्मेदारी अपने अपने इलाके की ले ले, कोई भूखा नहीं मरेगा। मैं आप पुलिस ऑफिसर इस्लामिक कानून बताता हूँ, एक इलाके में कत्ल हो जाए और वो ट्रेस ना हो तो सारे इलाके की जिम्मेदारी होती है, वो दी देगी। तो उस इलाके में अगर 100 घर है, 100 घर के ऊपर वो जुर्माना लगेगा। ये इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है आपकी। हम किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? एक बच्ची को मार दिया तोता उड़ाने पर जनाब अली उसके किस्से कहानियां बना रहे हैं, किसी ने इज्जत महफूज है ना। और इस वक्त वोट की इज्जत है लेकिन इंसान की इज्जत नहीं है। आप देखते नहीं है ये इनके लीडर जब जाते हैं तो लोग किस तरह आगे पीछे झुक रहे होते हैं, उनको सजदे कर रहे होते हैं, उनके गाड़ियों। वो आपने जो इंसानियत को तज़लील करके रख दिया है, उन इंसानों की क्या इज्जत रही है जो आपकी गाड़ियों के आगे पीछे झुक कर फिरते हैं? उसकी अनाज खत्म हो गई है। राय साहब, चूंकि इससे जो 8वीं तरमीम है, आपकी बात कतई कलामी, मैं आपको बताता हूँ ये चीज देनी। 18वीं तरमीम से जो तब्दीली का जो अंतर है वो आ सकता है, इसमें तब्दीली आ सकती है, इक़ामत तफ़हीम का सिलसिला हो सकता है, वो बताइएगा। आपको बेसिक थी, ये तो हमने दी नहीं। 18वीं तरमीम में बताता हूँ ब्लंडर क्या है। पार्टियां तो आपने डाल दी, पार्टी 500-500 मेंबर पहले सिलेक्ट कर लेती है। लोग किधर जाएं? लोग किसको वोट दें?
आए तो वही 1000 असेंबली में, तो आए या ना आए, या एक वोट हो। यहाँ तो लिखा नहीं है, वहां लिखा हुआ है कि चोजन पीपल, चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सारे लोगों की नुमाइंदा होगी असेंबली, चंद एक लोगों की नहीं होगी। किसान भी, लेबर भी, पूरी 100% नुमाइंदा होगी। यहाँ चंद एक लोगों की नुमाइंदा है। आपने एक पार्टी बना के, उसका पार्टी हेड बनाकर उसको कहा जी 500 तुम वोट तकसीम कर दो, और बस बाद में वही मेंबर बनेंगे। आना और तो किसी ने नहीं आना, उनके मुकाबले में कौन खड़ा हो सकता है। ये सारा करारदाद मुकासद के खिलाफ हो रहा है। जब वो कहते हैं कि लोगों के नुमाइंदा होगी असेंबली, वहां लोग तमाम सेक्टर के नुमाइंदा होंगे। मैं ये बता रहा हूँ, टोटलिटी में देखें उसको, चंद एक लोग नहीं होंगे, चंद एक सेक्टर के लोग, पूरे सेक्टर तबकाती निजाम में बनाए, सारे लोगों को उसमें शामिल हो उनके। जी जी। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या किया, तमाशा क्या किया, इसका भी इनका गुजारा ना हुआ, लोग बगावत करने लग गए। इंसान की इज्जत भी तो होती है, उसका अपना ओपिनियन भी होता है। नहीं पार्टी के साथ जाना चाहता, उसको उन्होंने जनाब 63 में 18वीं इसी में अमेंडमेंट लिया है। मैं आपको बताता हूँ जो जुल्म हुआ है। अब पार्लियामेंट्री हेड जो है, पार्लियामेंट्री हेड जो है वो मेंबर के खिलाफ शिकायत नहीं करेगा अगर वो वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देता है, चाहे वो आईनी तरमीमी का बिल हो, ये बजट का बिल हो, और कुछ और दो चीजें। अब पार्लियामेंट्री पार्टी हेड को कहा है, उसको पावर दे दी है। एक मिसाल है, मैं मिसाल देता हूँ, जरदारी साहब हैं पार्लियामेंट्री हेड, वो असेंबली के मेंबर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अपने पार्टी के हेड है, उनके पास इख्तियार चला गया। ये टोटली आइन के खिलाफ है। आइन तो चलाना है रिप्रेजेंटेटिव पीपल ने। ये पार्लियामेंट के मेंबर है, आदमी को है। नहीं, मैं मिसाल करता हूं, अगर वो मेंबर ना हो तब भी हो सकता है ये काम, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, ऐसे मेंबर हैं, लेकिन अब मेंबर ना भी हो तो वो पावर ये नहीं था वो मेंबर होगा। अगर पार्टी का हेड है तो उसके पास सारी पावर। अब ये गैर नुमाइंदा आदमी उसका इसमें मेंबर बन रहा है, इसमें चांस आ रहा है, मौका आ रहा है। अब मेरी बात को गौर से सुने, ये सिविल मार्शल लॉ हो जाएगा, ये सिविल मार्शल लॉ हो जाएगा, वडेराशाही हो जाएगी। आपकी बात, मेरी बात सुने, वो पार्टी हेड है, उसने आइन के अंदर हलफ भी नहीं लिया हुआ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो चले आप नवाज शरीफ का कह लें, वो पार्टी में तो नहीं आ सकते, असेंबली में नहीं आ सकते, पार्टी हेड है वो। पार्टी वो 63A में वो रूल कर रहे होंगे, बैठे होंगे लंदन में अपने फ्लैट्स में, रूल कर रहे होंगे 18th अमेंडमेंट में। ही पावर दे दी आपने पार्टी हेड को। ये नहीं करें गैर नुमाइंदा आदमी, ये के नुमाइंदा आदमी असेंबली में। आपने 18 गैर पार्टी हेड को, पार्लियामेंट्री हेड तक ठीक था, असेंबली में जो है उनका कोई हेड हो, अब पार्टी हेड को दे दिया। ये माफ किया जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था, आपको याद है वो सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको वो जुमला शुरू में ला रहा हूँ जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुआ था। ये माफियाज आ गए हैं इस मुल्क में, दादागीर गॉड हेड्स बन गए हैं। ये गॉड हेड बना दिया अपने 18th अमेंडमेंट में। ये अब लोग उसकी पूजा करेंगे, उसको चाटेंगे, वो उसके सामने सजदे करेंगे, बिकॉज उसके पास पावर आ गई है। वो असेंबली का मेंबर भी नहीं बन सकता, लेकिन पावर आपने दे दी। ये सिविल मार्शल लगा दिया, आईनी तरमीम 18वीं तरमीम के खिलाफ है। तो ये इतने अच्छे से जो जितनी भी तरमीम हो रही है, ये सारी रिहर्सल हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये सिविल, ये आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आपने फरमाया कि जो आईनी तरमीम जितनी भी हैं, जो 18वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं कि ये करारदाद मकासद के बिल्कुल खिलाफ है। तो अगर करारदाद मकासद के खिलाफ है तो ये इतने अर्से से जितनी भी आईनी तरमीम हुई है, ये किस तराजन में हुई है और क्यों कर हुई है? जो बनाया हुआ है उसमें भी पार्टी हेड को कैसे पावर जा सकती है? वो असेंबली का मेंबर भी नहीं है, उसने आइन के अंदर हलफ भी नहीं लिया हुआ, वो पावर तो आपने दे दी। ये तो आपने सिविल मार्शल लॉ लगा दिया। ये आपने चांस दे दिया कि फौजी मार्शल लॉ भी लग सकता है, बिकॉज वो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा तरबियत याफ्ता होगा, ज्यादा एजुकेटेड होगा, ज्यादा डिसिप्लिन होगा। उसने आइन की तरफ एक हलफ भी लिया हुआ है फौजी अफसर ने। तो ये तो आप फौजी मार्शल लॉ का रास्ता हमवार कर रहे हैं।
इसीलिए तो आपके पार्लियामेंट ने मुशर्रफ को भी कह दिया था जो मर्जी कानून बना लो। उनको पता था अंदर की बात गड़बड़ क्या है, वो बताते नहीं थे, जो आइन में जो मर्जी तरमीम कर लो, क्योंकि आपने पार्टी हेड को पावर दे दी है सारी। तो ये बड़ा जुल्म हुआ है। बाकी पावर जो शेयरिंग में पिछले मजमून में भी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ सूबों की होती है, कुछ बस क्या आपकी हेल्थ और एजुकेशन, अब आप देखें ना दुनिया भर में प्रॉब्लम हो रहे हैं। हेल्थ सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए, एजुकेशन सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम बन रहा है सेंट्रल। ये सारे आपने सूबों को देकर वो सत्यानाश, उनके पास ना एजुकेटेड लोग हैं, ना तालीम याफ्ता लोग हैं, ना इतनी उनके पास पावर है, और ना इतना इल्म है लोगों के पास, वो सारे महकमे बर्बाद हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी इस तरह की जरूरत है। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, ये एक फंडामेंटल नुक्ता बताया है, इसमें मार्शल लगा हुआ है आपके 18वीं तरमीम में। और मैं आपको दूसरा बताऊं, इन्होंने कोशिश की थी जजेस को भी काबू करने की। जजेस ने तो जनाब सुओ मोटो एक्शन लेकर अपने आप को बचा लिया, उन्होंने कहा हम फैसले अपने खुद करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी हमारे साथ नाइंसाफी हो गई है, उनको ये भी फैसला कर देना चाहिए था कि ये गलत है। और अभी भी मैं कहता हूं ये ना पार्लियामेंट में जाना चाहिए केस, न ये सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने केस में जजेस के लिए सुओ मोटो लिया है, तो ये हमारे लिए पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हो रहा है, इसमें सिविल मार्शल लगा हुआ है। इसको सुओ मोटो लेके इसको उड़ाएं। मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, इसके पास सारी गुंजाइश इसमें मौजूद है। मैं ये बहुत बड़ा नुक्ता आपके सामने ला रहा हूँ, इसको गौर से देख लें, ये पार्टीज भी देख लें, बड़े बड़े जो विजर्ड्स हैं वो भी देख लें, और जो हमारा आइन है उसको भी सही करें। जो सही लोगों की रिप्रेजेंटेशन आए उनको सारे राइट्स पहले दिन से मिलेंगे। अगर जमहूरियत का राइट मिलेगा तो उनको सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी पहले दिन से मिलेगा। मैंने हल्फुल फजूल और मुआहदा कुव्वत में बता दिया, पहले दिन से ये राइट्स मिलते हैं। ये नहीं है कि आपने जमहूरियत का राइट दे दिया और बाकी छीन लिया, ये कभी हो ही नहीं सकता, फिर तो निजाम कभी चल ही नहीं सकता, फिर तो एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी। दूसरी एक और बात भी इस नुक्ते में आई थी, मैं बता दूं, जब ये 18वीं तरमीम आई है कि कौन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। आपका जुमला वो कह रहा है कि खुदा की जात सुप्रीम है। तो कुरान मुकासद शुरू होती है, वो कह दिया कि अल्लाह ताला की जात सुप्रीम है। जब अल्लाह जात की साथ हमें कहाँ आएगी, वो कुरान में है। कुरान हमारा सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम कानून मुसलमान जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे और अपने का। बल्कि 227 में तो ये हदायत दी गई है कि तमाम कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाए। वो नजरियाती काउंसिल तो बेचारी कुछ भी नहीं करती, उसने पता 4000 रिकमेंडेशन दिए, इन असेंबली ने एक भी उस पर डिस्कशन किया। ये कौन सी असेंबलियां हैं, ये कौन सी असेंबलियां हैं? नॉन रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड। जनाब इनको हमें बहुत कुछ ठीक करने वाला है। 18वीं तरमीम ही नहीं बल्कि करारदाद मकासद के मुताबिक हमें नया आइन बनाना पड़ेगा, नया सोशल जस्टिस बनाना पड़ेगा। वो आखिर में बड़े अच्छे से अल्फाज उन्होंने कहा है कि न्यू ऑर्डर होगा, एगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, वही मवासात का जिक्र किया है इन्होंने। लेकिन ये मवासात आपको पहले दिन देनी पड़ेगी, इसमें जिक्र किया है हम जुल्म नहीं होने देंगे। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, लेकिन पहले दिन से नाफिज होने चाहिए। तो मैं वो कुरान सुप्रीम की बात कर रहा हूँ, कोई और सुप्रीम नहीं है, कुरान सुप्रीम है। मैं उसको टेक्निकल लफ्ज़ में बताता हूँ, डी ज्योर कानून हमारा कुरान है, डी फैक्टो कानून हमारा आइन है। डी ज्योर कानून हमारा कुरान है, डी फैक्टो कानून हमारा जो है वो आइन होता है, जो आगे प्रैक्टिकल दुनिया की चीजें गुजारने के लिए हमें कुछ मसाइल बनाने पड़ते हैं। मैंने बहुत छोटी सी बात कर दी, मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता, बहुत बातें हो सकती हैं। तो बाकी पार्टी क्या कर रही है मैं ये बता देता हूँ। चले, ये इलेक्शन होते हैं, एक पार्टी 40% वोट मुश्किल से पड़ते हैं और एक पार्टी मुश्किल से 15% वोट लेती है। मुझे बताएं, 15% वोट लेने वाली पार्टी को हक बनता है कि वो हुकूमत करे? उसमें भी मैं आपको कहता हूँ, आगे जो होते हैं फरलो झरलो और बेईमानी से गाड़ियों में बिठाकर जबरदस्ती वोट डलवाते हैं, वो टिकट बेचते हैं, आधे वैसे कट जाते हैं। मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 15% में 7-8% तो बेईमानी के वोट होते हैं। एक पार्टी मुश्किल से 5 से 7% वोट लेती है मुल्क का, और एक आदमी की जमानत जब्त हो जाती है 10% से कम वोट ले। ये पार्टियां तो 20% से कम वोट लेती हैं, ये जब्त हो जानी चाहिए। इसीलिए तो ये नहीं बनाते, इन्होंने सिलेक्टेड गवर्नमेंटें बनाई हैं, ना अपनी पार्टी में साफ लाते हैं, ना पार्टी में डिस्कशन करते हैं,
ना पार्टी में इलेक्शन करवाते हैं, लोकल बॉडीज को नहीं आगे आने दिया। वो जमहूरियत की नर्सरी थी। ये कौन सी पार्टी है? मैंने बता दिया ये वडेरा शाहियां हैं, और इन्होंने पार्लियामेंट हेड बनाकर ना उसको पार्टी हेड को ये साबित कर दिया है कि हम तो वडेरा शाही वाले लोग हैं, हम जमहूरियत का तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बातों को गौर सुनिए, बातें तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैं छोटी सी बात कर दी, मेन नुक्ता मैंने उठा दिए दो। जज़ाकल्लाह वल खैर। बहुत शुक्रिया राई साहब। अच्छा नाजरीन, जैसे कि सैयद राई साहब ने जो 18वीं तरमीम के हवाले से जो करदाद मकासद के खिलाफ करार दे दिया 18वीं तरमीम को, तो फैसला आप पे छोड़ते हैं, देखें आप क्या फैसला करते हैं। तो उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।